हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी का आज का जो सेशन रहने वाला है ये 5 नंबर का सेशन रहने वाला है। तो इससे पहले जितना भी सेशन हुआ है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। इस चैनल पर प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद का ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग के एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं ये खान सर का जो पॉकेट जी का बुक है ये कितना महत्वपूर्ण बुक है। आप लोग बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये तो बुक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा बुक है, ये इकलौता बुक है जो आप लोग का सिलेक्शन दिला सकता है। इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना होगा। ये बुक पढ़ लेते हैं तो बिहार दरोगा बिहार पुलिस जो है आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके साथ आप लोग को करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, यानी ये बुक और प्लस करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो कहीं और से कुछ पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। और जो है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि इस बुक का खासियत क्या है। यदि आप लोग को इस बुक का खासियत देखना ही है तो आप लोग देख लीजिए 1275 वाला जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आया था, उसमें जो एग्जाम हुआ था उसका आप लोग क्वेश्चन उठा लीजिए और इस बुक से मिलाइएगा। आप लोग को लगेगा कि नहीं, ये जो है ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी मैं आप लोगों को बता दूं 75 से 76 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट इस बुक में लौटेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इतना ही कह सकते हैं, अदरवाइज आप सभी लोग जानते भी हैं इस बुक का खासियत क्या है। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए थे उनको मैं बता दिया था, अदरवाइज जो है आज का सेशन लेट हो चुका है। तो चलिए हम लोग पॉइंट जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग पीछे के सेशन में क्या पॉइंट पढ़ लिए थे। तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हम लोग सभी पॉइंट को कवर कर लिए थे। आज के सेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, आज के सेशन में हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, यानी संसद से रिलेटेड हम लोग पॉइंट आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और संसद से रिलेटेड जितना भी पॉइंट इस बुक में लिखा गया है सभी को हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, याद करते हैं, रिविजन करते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होगा हम लोग जो पढ़ते हैं ये पीसी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करिए। जो मैं पॉइंट आप लोग को बतलाऊंगा उस पॉइंट को ध्यान से समझते चलना है और अपने मन में उसको पढ़ते भी चलना है। तो चलिए सभी लोग वीडियो को फुल स्क्रीन में करिए और पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी संसद से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम सभी उस पॉइंट को, उस आर्टिकल को देखेंगे। यानी जो इस बुक में लिखा गया है संसद के बारे में वो सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाई देगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 कहता है एक जो है संसद का गठन किया जाएगा, यानी भारत में एक संसद होगा। तो संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल 79। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है, तो राज्यसभा की संरचना, और आर्टिकल 81 में क्या बताया गया है, लोकसभा की संरचना। तो आप लोग यहाँ से 3 आर्टिकल एक साथ याद रखिएगा, आर्टिकल 79, 80, 81, यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो 79 कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा संसद, और 80 कहेगा तो राज्यसभा, और 81 कहेगा तो लोकसभा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा को आप लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो सबसे जो पावरफुल है यहाँ पर संसद है। संसद के बाद कौन है, तो आप लोग कहिएगा राज्यसभा, यानी आप लोग नाम से रिलेटेड करके आप लोग याद रखिएगा कि इसे राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। तो तीनों में सबसे ऊंच कौन है, तो आप लोग कहिएगा संसद, उसके बाद कौन है तो राज्यसभा, और उसके बाद कौन है तो लोकसभा। तो 79, 80, 81 इस तरह से आप लोग को याद रखना है। 79 कहेगा तो संसद, 80 कहेगा तो राज्यसभा, और 81 कहेगा तो लोकसभा। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल जो है 82 यानी 82। ये कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो आर्टिकल 82 भी याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 83 क्या कहता है, ये कहता है संसदों के सदनों की अवधि, यानी संसद के जो सदन है इसका अवधि क्या रहेगा, ये जो है किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, तो आप लोग ये आर्टिकल 83 में है। उसके बाद अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 में क्या लिखा गया है, तो आप लोग कहिएगा संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। तो ये संसद के सदस्य के लिए जो है क्या अर्हता रखा गया है, ये आर्टिकल 84 बतलाता है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है, और अगला अनुच्छेद जो आता है ये 85 है। इसमें कहा गया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जिक्र आर्टिकल 85 में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 86 में। ये कहता है कि संसदों में अभिभाषण का और जो है उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।
तो ये जो है संसदों में अभिभाषण देने का जो है अधिकार और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये कौन सा आर्टिकल इनको अधिकार देता है? तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 86, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 87। ये कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आप लोग किस आर्टिकल के तहत याद रखिएगा? आर्टिकल 87। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है, अगला अनुच्छेद आता है आर्टिकल जो है 88 हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार। तो सदनों के बारे में मंत्री एवं महान्यायवादियों का अधिकार किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल आप लोग क्या याद रखिएगा? 88। अगला अनुच्छेद आता है, और अगला अनुच्छेद कौन सा है? तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद जो है 89। इसमें क्या कहा गया है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का जिक्र जो है ये आर्टिकल 89 में किया गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है 90 यानी 90। जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का जिक्र जो है आर्टिकल 90 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगला अनुच्छेद जो है अगला अनुच्छेद 91 हो जाता है। इसमें बताया गया है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ जो है इसका जिक्र अनुच्छेद किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 91 में किया गया है। तो ये सभी आर्टिकल को आप लोग को याद रखना है। अभी हम लोग आर्टिकल देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल को एक सीक्वेंस में लिखा गया है। तो सभी आर्टिकल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सभी आर्टिकल से संबंधित पॉइंट भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते चलेंगे, यानी संसद से रिलेटेड जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अगला अनुच्छेद जो है, और अगला अनुच्छेद 92 है। इसमें कहा गया है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ये जो है आर्टिकल किस में बतलाया गया है? तो आप लोग कहिएगा 92 में बतलाया गया है। अगला अनुच्छेद जो है ये 93 है। ये क्या कहता है? ये कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र जो है ये आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 93 में आप लोग को देखने को मिलता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र कहाँ पर है? तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 93 में है। अगला अनुच्छेद आता है 94। इसमें बतलाया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद बतलाता है 94 में। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, ये अनुच्छेद जो है 94 में जिक्र है इसका, और पद त्याग और पद से हटाए जाने का भी जिक्र अनुच्छेद 94 में ही है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद आता है, अगला अनुच्छेद है 95 यानी 95। इसमें कहा गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। और अगला अनुच्छेद आता है 96। इसमें कहा गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो ये आर्टिकल आप लोगों से बार बार एग्जामिनर पूछा जाता है, तो 96 नंबर का जो आर्टिकल है इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद आता है 97। तो अगला अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से रिलेटेड जो है यह आर्टिकल है। यानी सभापति का कितना वेतन दिया जाएगा, उपसभापति का कितना वेतन दिया जाएगा, अध्यक्ष का कितना वेतन निर्धारित किया जाता है, उपाध्यक्ष का कितना वेतन दिया जाएगा, इन सभी का जिक्र आप लोग को अनुच्छेद 97 में देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 97 किसका जिक्र करता है? तो ये सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 98। इसमें क्या कहा गया है? तो कि संसद का सचिवालय। तो संसद का सचिवालय का जिक्र कहाँ आप लोग को देखने को मिलता है? तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 98 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद आता है 99। तो अगला अनुच्छेद कौन सा है? तो 99 है। इसमें बताया गया है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो जो सदस्य है इनको क्या करना? इनका शपथ दिलाना और प्रतिज्ञान जो है दिलाना। ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 99 यानी 99 में। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 100 यानी 100 नंबर का जो आर्टिकल है। इसमें क्या बतलाया गया है? इसमें ये बात बतलाया गया है कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्तियाँ और गणपूर्ति ये सभी का जिक्र जो कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा? तो अनुच्छेद 100 में देखने को मिलेगा, यानी अनुच्छेद 100 में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 101 यानी 101वां अनुच्छेद में क्या बतलाया गया है? तो आप लोग कहिएगा स्थानों का रिक्त होना है। तो जो है स्थानों का रिक्त होना ये जो है किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 101 में। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 102। इसमें बतलाया गया है कि सदस्यता के लिए अर्हता है,
सॉरी निहरता है। तो सदस्यता के लिए क्या क्या निहरता है यहाँ पर रखा गया है, इसका जिक्र आर्टिकल 102 में आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये 103 है। इसमें बताया गया है कि सदस्यों के निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय विनिश्चय यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट लिखा गया है आप लोग याद रखिएगा, ये 103 आर्टिकल के तहत जो है ये सभी बातों को बतलाया गया है। उसके बाद अगला अनुच्छेद में देखिएगा तो अगला अनुच्छेद 104 नंबर का है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहर्ती या सॉरी या अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सशक्ति जो है ये जो जिक्र किया गया है ये 104 आर्टिकल में किया गया है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए 104 जो अनुच्छेद है इसको मैं फिर से एक बार बतलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पूरा पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको समझते हैं। तो आप लोगों से पूछेगा 104 जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या बात को बताया गया है, तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहिर्त न होते हुए निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए जो है सशक्ति यहाँ पर बतलाया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला अनुच्छेद आता है 105। तो 105 में बताया गया है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार आदि का जिक्र जो अनुच्छेद 105 में देखने को मिलता है। तो इतना पॉइंट आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के अनुच्छेद को देख लेते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद खत्म होगा तो हम लोग संसद से रिलेटेड पॉइंट भी हम लोग कवर करते चलेंगे। तो संसद से रिलेटेड जितना जो आर्टिकल है सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को क्या करते हैं, निपटाते हैं। तो अगला आर्टिकल देखिएगा, अगला आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है तो अगला आर्टिकल यहाँ पर देखिएगा लिखा गया अनुच्छेद 106। तो इसमें बताया गया सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो सदस्यों का वेतन और भत्ते का जिक्र आर्टिकल 106 में किया गया है। आर्टिकल 107 में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने संबंध में उपबंध यहाँ पर बतलाया गया है। अनुच्छेद 108 में बतलाया गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये जो है आर्टिकल जो 108 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा आर्टिकल है जो हर एग्जामिनर इसको जो है अपने एग्जाम में सेट करने का प्रयास करता है। तो ये आर्टिकल को आप लोग को हर हाल में याद रखना है। ये इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो इस आर्टिकल में संयुक्त बैठक का जिक्र किया गया है, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि दोनों सदनों का जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दोनों सदनों कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग कहिएगा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं और बुलाते हैं। आप लोगों से एक और यहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछता है एग्जामिनर कि बतलाइए कि जो है ये संयुक्त जब बैठक चलता है इसमें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए जाते हैं, क्या लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष रहते हैं कि राष्ट्रपति खुद यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं। तो आप लोग कहिएगा जब संयुक्त बैठक होगा तो उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही अध्यक्षता वहाँ पर भी करेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। तो संयुक्त जो है बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। संयुक्त बैठक का बुलावा कौन भेजता है, तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति। तो इन सभी पॉइंट को क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 109। इसमें क्या बताया गया है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला आर्टिकल आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 110। इसमें बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा। तो आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक का परिभाषा किस आर्टिकल में जो है बतलाया गया है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 110 में बतलाया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। इसमें बताया गया है कि विधेयकों पर अनुमति। तो विधेयकों यानी जो कानून आता है, जो कानून लाया जाता है उस पर अनुमति का जिक्र जो है कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 111 में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 112। इसमें बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। तो बजट का जिक्र कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है, बजट को बताया गया है। यानी आर्टिकल 112 में बजट को जो है बताया गया है, यानी उसी आर्टिकल के तहत बजट को पेश किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग क्या करना है, हर हाल में याद रखना है। तो यहाँ पर जो मैं
तीन आर्टिकल का जिक्र किया हूँ, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112। ये तीनों आर्टिकल को आप लोग को हर हाल में याद रखना है। आप लोगों से कोई भी पूछे इन तीनों आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप लोग हर हाल में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। चलिए अगला अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, अनुच्छेद 113। इसमें बताया गया है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। और अगला अनुच्छेद 114 है, जिसमें बताया गया है विनियोग विधेयक के बारे में। उसी प्रकार हम लोग अगला आर्टिकल देख लेते हैं। तो अगला अनुच्छेद जो है 115 है, इसमें बताया गया है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। और अगला आर्टिकल यानी 116 अनुच्छेद जो है ये लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान से संबंधित ये आर्टिकल है, आर्टिकल 116। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद आता है 117। इसमें बताया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का जो है जिक्र कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 117 में देखने को मिलता है। उसी प्रकार हम लोग आगे का अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद आता है 118। इसमें जो है प्रक्रिया के नियम का जो है जिक्र किया गया है। उसी प्रकार हम लोग अगले आर्टिकल पर पहुंचते हैं। तो अगला अनुच्छेद आता है 119। इसमें कहा गया है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 120। इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली कौन कौन सी भाषा है, इसका जिक्र आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 120 में देखने को मिलेगा। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, या ये आर्टिकल जो है कौन सा आर्टिकल है, तो आप लोग को आर्टिकल 121 है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो कि यहाँ पर लास्ट आर्टिकल है, यहाँ पर जो सीरियल में लिखा गया था आप लोग याद रखिएगा, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न करे, ये जो है किस आर्टिकल में बताया गया है, आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 122 में। तो ये सभी आर्टिकल को क्या करना है, आप लोग को हर हाल में याद रख लेना है। आई होप कि जो जो मैं आर्टिकल को बतलाया हूँ, जो जो यहाँ पर बुक में लिखा गया आर्टिकल था संसद से रिलेटेड, सभी आर्टिकल आप लोग को एक एक करके क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से जो है फैक्ट को याद करते हैं, यानी संसद से रिलेटेड जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग देखते चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखा गया है नया संसद भवन। तो नया संसद भवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनर पूछता है आप लोग के एग्जाम में। यहाँ पर आप लोग पहला पॉइंट में देखिएगा लिखा गया है पुराने संसद भवन का नाम जो था ये संविधान रखा गया है, वह नए संसद भवन जो है संसद कहा जाता है। तो नए संसद भवन को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया था, संविधान रखा गया था, और नए संसद भवन को संसद के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पुराने संसद भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस था, और वह जो है हर्बर्ट बेकर थे, यानी दो व्यक्ति ने पुराने जो संसद भवन था उसका डिजाइनिंग तैयार किए थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जिसका निर्माण जो हुआ था 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था, और तथा उद्घाटन जो 1927 ईस्वी में हुआ था। तो ये पुराने भवन का जो संसद भवन था उसका जिक्र यहाँ पर चल रहा था। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसका नींव जो है कब पड़ा था। तो नींव जो है नया संसद भवन का नींव कब पड़ा था, तो 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को पड़ा था। और इसका नींव रखने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नींव रखा जाता है। तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा 10 दिसंबर 2020 को। और उद्घाटन जो है कब होता है, यानी कब ये बनकर तैयार हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हैं, यानी नए संसद भवन का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उद्घाटन पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि उद्घाटन का समय जो है 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। योजना का नाम आप लोग याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के नाम से इसको जो है बनाया गया था। और इसका डिजाइन एवं वास्तुकार कौन थे, तो आप लोग बतलाइएगा डॉक्टर बिमल पटेल। तो डॉक्टर बिमल पटेल जो नए संसद भवन है इसका डिजाइनकार है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पुराने का जो है दो नाम था, आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो ये दोनों नाम याद रखना है, पुराने संसद भवन के डिजाइनकार थे। और नए संसद भवन के डिजाइनकार कौन है, तो बिमल पटेल। अगला पॉइंट आता है नए संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यानी जब हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बन चुका है, तो आत्मनिर्भर जो है भारत का ये प्रतीक है कौन, तो नया संसद भवन।
अगला पॉइंट आता है डिजाइन। तो डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा एसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, इसका डिजाइन बनाया गया था। निर्माणकर्ता जो है कौन सा था, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नंदी और सेनगोल को पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट आता है सेनगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया और 75 रुपये का स्मारक जो सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था जब इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से याद करते हैं संसद भवन से रिलेटेड। तो ये इसका जो है आकार जो है त्रिभुजाकार 4 मंजिला संसद भवन का क्षेत्रफल जो है ये 64,500 मीटर है। लोकसभा भवन में 888 सदस्यों का सीट बैठने के लिए बनाया गया है और राज्यसभा भवन में जो है 384 सदस्यों को जो है बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर सीट का भी जिक्र आप लोगों से जो है क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। क्या पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो नए संसद भवन है उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य बैठ सकते हैं, आप लोगों से ये पूछेगा, तो आप लोग बताइएगा 888। जो नए राज्य भवन बना है उसमें जो है कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा 384 सदस्य बैठ सकते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो जो नए संसद भवन बनाया गया है उसमें लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट है 888 है और राज्यसभा का मैक्सिमम सीट जो है 384 है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा भवन 1272 यानी 888 प्लस 384 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। तो संसद भवन में टोटल जो है 1272 व्यक्ति 1272 सदस्य एक साथ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है बैठ सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया लोकसभा की आंतरिक सज्जा की थीम। तो आंतरिक सज्जा की थीम क्या था, तो राष्ट्रीय पक्षी थी यानी मोर था। राज्यसभा की आंतरिक सज्जा की थीम यहाँ पर देखिएगा तो राष्ट्रीय फूल कमल था। संसद भवन में राष्ट्रीय वृक्ष जो था ये बरगद भी है और अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ईरान और अफगान की सीमा तक का पूर्ण भारत देश जो हो जिसको हम लोग अखंड भारत के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है ऋग्वेद की रचना एकम सत विप्रा वधुदा वंदती को भी उकेरा गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है लिखा गया है संसद भवन में बने म्यूरल्स का निर्माण मूर्तिकार नरेश कुमावत ने किया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 75 फीट लंबे समुद्र मंथन का चित्राण यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। संगोल जो है तमिलनाडु से संबंधित है। तो संगोल कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के समय नए शासक को दिया जाता था। सत्ता हस्तांतरण के पवित्र प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। संगोल तमिल शब्द इसका जो है ये हो जाएगा सैम्य बना है जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। 5 फीट ऊंचे सैगोल के शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। तमिलनाडु की धार्मिक संस्था जो है थिरुवदुथुरै अधीनम को सेनगोल की जिम्मेदारी आज़ादी के समय सी राजगोपालाचारी द्वारा दी गई थी। ये सभी पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। इससे भी ये नीचे में जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सेनगोल की पूर्वी मद्रास के ज्वेलर जो वुडीमडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो छोड़िए इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज लिखा गया तो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत अटपटा नाम भी लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि लगातार हम बोलते हैं तो थोड़ा सा बोली फंसने लगता है, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जिसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी आप लोगों को कर दिया हूँ। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा जाना जाता है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों
का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व पाया जाता है। राज्यसभा में राज्यों और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 79 संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, यानी संसद का निर्माण कैसे होगा, कितने अंग है संसद का, तो आप लोग बताइएगा। 3 अंग है, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और संसद, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो है संसद जो है बनाते हैं। तो संसद का 3 अंग है, कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बराबर क्या होता है? संसद। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति बराबर संसद। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, याद करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, अगला आर्टिकल लिखा गया आर्टिकल 80, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में यहाँ पर जिक्र है, और 81 में लोकसभा की संरचना का जिक्र है। यानी 79, 80, 81 हम लोग याद किए थे, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति ही बुलाता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ तथा प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा को प्रारंभ में राज्य परिषद के नाम से जानते थे, परंतु 23 अगस्त 1952 को राज्यसभा के सभापति ने आदेश जारी करके राज्य परिषद से नाम बदलकर राज्यसभा किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अधिकतम सदस्य संख्या जो था ये 250 है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निर्वाचित जो सदस्य हैं 238 है, और 12 जो है मनोनीत इसमें सदस्य है टोटल। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निर्वाचित राज्यों से 230, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1। वर्तमान सदस्य संख्या जो है 245 है, यानी 250 जो है अधिकतम राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं वर्तमान में, लेकिन 245 ही है, जिसमें से 233 जो है निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। निर्वाचित राज्यों से जो है 225 है। यहाँ पर केंद्र शासित क्षेत्रों से देखिएगा तो यहाँ पर जो है 4 जम्मू कश्मीर से, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट है निर्वाचन, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा खुला मतदान यानी ओपन बैलेट द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन दीव तथा लक्षद्वीप का आकस्मिक रिक्तिया की स्थिति में नवनिर्वाचित सदस्य शेष अवधि के लिए ही होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्यसभा का सीट किस राज्य में कितना है और लोकसभा का सीट किस राज्य में कितना है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का सीट 11 है और राज्यसभा का 25 है। अरुणाचल में 1 और 2 है। यहाँ पर देखिएगा असम में लोकसभा 7 और राज्यसभा 7 और लोकसभा 14। बिहार में राज्यसभा 16 और लोकसभा 40। छत्तीसगढ़ में 5, 11 है, यानी राज्यसभा 5 और लोकसभा 11 है। गोवा में 1 और 2 है। यहाँ पर गुजरात में देखिएगा तो राज्यसभा के 11, लोकसभा के 26 है। हरियाणा में देखिएगा तो राज्यसभा के 5, लोकसभा का 10 है। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो राज्यसभा के 3 और लोकसभा के 4 जो है सीट है। झारखंड में देखिएगा तो 6 और 14 है। कर्नाटक में देखिएगा तो कितना है 12, 28 है। केरल में देखिएगा तो राज्यसभा के 9 और लोकसभा के 20 है। मध्य प्रदेश में 11, 29 है। महाराष्ट्र में 19, 48 है, यानी लोकसभा के सीट 48 है और राज्यसभा के 19 है। मणिपुर में देखिएगा तो 1 और 2 है। मेघालय में भी 1, 2 है और मिजोरम में 1, 1 है, यानी लोकसभा के 1 और राज्यसभा के भी 1 सीट है। नागालैंड में भी 1, 1 है और उड़ीसा में 10, 21 है, यानी राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 21 है। पंजाब में 7, 13 है और राजस्थान में 10, 25 है। सिक्किम में 1, 1 है और तमिलनाडु में देखिएगा तो 18, 39 है। और उसके बाद तेलंगाना में देखिएगा तो 7 कितना है तो 17 है। त्रिपुरा में देखिएगा तो 1, 2 है। उत्तराखंड में देखिएगा तो राज्यसभा के 3 और लोकसभा के 5 है। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा किसी राज्य में लोकसभा की सीट है तो वह है उत्तर प्रदेश, जिसमें राज्यसभा का 31 है और लोकसभा के 80 सीट है। तो लोकसभा का सबसे अधिक सीट किस राज्य में है तो आप लोग बताइएगा, वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में 16, 42 है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी यूटी में हम लोग बात कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरी में बात कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 भी सीट नहीं है राज्यसभा का, लोकसभा का 1 है। उसी प्रकार चंडीगढ़ में केवल लोकसभा का 1 सीट आप लोग को देखने को मिलेगा।
उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे जो यूटी बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे के 6 यूटी जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप में 2 लोकसभा का केवल सीट है। दिल्ली में 3 राज्यसभा के और 7 लोकसभा की सीट है। लक्षद्वीप में केवल 1 लोकसभा का सीट है। पुदुचेरी में भी एक एक जो है सीट है लोकसभा राज्यसभा का। जम्मू कश्मीर में 4-5 सीट है। लद्दाख में केवल लोकसभा का 1 सीट है। और मनोनीत यानी 12 जो है लोकसभा में राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 2 लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अब इसको समाप्त भी कर दिया गया है। यानी जो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इसको भी अब मनोनीत नहीं किया जाता है। यानी जो 2019 में संशोधन लाया गया था उसके तहत इसको भी हटा दिया गया है। यानी आप लोगों से पूछेगा वर्तमान में बतलाइए, लोकसभा में जो 2 सदस्य का मनोनीत होता है वो जो है अब होता है कि नहीं, तो आप लोग कहिएगा नहीं होता है। आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि लोकसभा वर्तमान में लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं, तो आप लोग कहिएगा 0। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। ये 2 जो मनोनीत सदस्य है ये किसको जो है मनोनीत किया जाता था, तो आप लोग को कहिएगा एंग्लो इंडियन को ये मनोनीत किया जाता था, बट अभी इसको निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। टोटल जो सदस्य हो जाएंगे राज्यसभा में 245 है वर्तमान में, और लोकसभा में कितने हैं तो 545 है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। 545 नहीं 543 है, और यहाँ पर 2 जो थे ये हट चुके हैं, तो 543 ही आप लोग याद रखिएगा। एंग्लो इंडियन का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है 25 जनवरी 2020 को जो है ये 200 सीट जो मनोनीत हो रहा था इसको समाप्त भी कर दिया गया है। तो इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्यसभा के लिए योग्यता है। यानी राज्यसभा का यदि आप लोग को सदस्य बनना होगा तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग को भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 30 वर्ष की उम्र जो है आप लोग पूरा कर चुके हैं, या आप लोग वह किसी लाभ के पद पर न है, तभी जो है आप लोग राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। यदि आप लोग किसी सरकारी जॉब से रिलेटेड पोस्ट पर हैं तो आप लोग इसका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित नामावली में नाम हो तभी जो है आप लोग इसका चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा की अवधि क्या होता है, तो यह अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसीलिए राज्यसभा का कोई जो है अधिकतम कार्यकाल नहीं होता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये क्या होता है, ये इसका समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा का जो है समय सीमा निर्धारित है कि 5 साल तक ही लोकसभा चलता है, उसके बाद अगले जो चुनाव होगा उसमें जो सदस्य चुन कर आएंगे, जिस पार्टी का जो है सरकार बनेगा उसके बाद जो है फिर से क्या होगा, लोकसभा चलेगा। तो उस प्रकार से यहाँ पर राज्यसभा में जो है प्रावधान नहीं है, यानी ये अस्थाई है, इसको भंग नहीं किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें जो है कैसे जो है सदस्य हैं कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, कैसे उनका जो है यहाँ पर निर्वाचन होता है, और कैसे यहाँ से जो है उनका रिटायरमेंट होता है। तो आप लोग को मैं बतला रहा हूँ। देखिए प्रत्येक जो है 2 साल पर क्या होगा, प्रत्येक 2 साल पर यहाँ पर 1/3 सदस्य अपने पद को जो है त्याग देते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और जो 1/3 पद को त्यागेंगे और 1/3 पद को नए जो है यहाँ पर सदस्य भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है ये कार्य जो है चलता रहता है। यानी 1/3 क्या होंगे, सदस्य निरस्त होंगे, और 1/3 फिर से नए सदस्य आ जाएंगे कहाँ पर, तो राज्यसभा में। तो इस प्रकार से जो है ये चलता रहता है पूरा प्रक्रिया। यहाँ पर देखिएगा शर्त में लिखा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य क्या होंगे, तो सेवानिवृत्त होता है। हालांकि इनका पुनः जो है निर्वाचन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप लोग राज्यसभा में सदस्य बन चुके हैं तो फिर आप लोग नहीं बन पाइएगा, वो ऐसा भी प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक सदस्य यदि जो है निर्वाचित होकर आते हैं तो वो 6 साल तक लगातार रहेंगे। 6 साल के बाद जो एक तिहाई सदस्य रिटायर हो रहे हैं उसमें उनका नाम आएगा और वो रिटायर हो जाएंगे। एक सदस्य का जो है कार्यकाल कितना रहता है, तो 6 वर्ष रहता है। किस सदस्य का, तो राज्यसभा के सदस्य का मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा के किसी भी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष तक हो सकता है। संविधान में यह अधिक वर्णित नहीं है, तो यह भी वर्णित नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि निश्चित कार्यकाल से पूर्व कोई पद रिक्त हो जाता है तो जो है और उप निर्वाचन होता है तो नए चुने गए
प्रतिनिधि का कार्यकाल शेष अवधि तक ही होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ये बतलाना चाहता है कि यदि मान लीजिए कोई सदस्य है, उनका आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या किसी कारणवश वो अपना पद को त्याग देते हैं, तो उसके पद के लिए जो चुन कराएंगे, जो वहाँ उस सीट के लिए चुन कराएंगे, वो जो शेष समय बचा हुआ है उतने ही दिन तक वो उस स्थान पर जो है बने रहेंगे। अदरवाइज सोचेंगे कि हम आज से चुनाव जीत कर रहे हैं तो आज से लगता है 6 महीना तक रहेंगे, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया प्रथम राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में गठित हुई। 2 वर्ष बाद पहली बार 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से सेवानिवृत्त किया गया। जनप्रतिनिधित्व 1991 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल में कमी के संबंध में निर्णय कर सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा समय यहाँ पर ब्रेक लूँगा, आप लोग इस पॉइंट को पढ़िएगा, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, उसके बाद मैं आप लोग को कंटिन्यू इस क्लास को जो है क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जो है आप लोग इस सेशन को जो है आप लोग इंतजार करिए। मैं अभी आप लोग को आगे के सेशन को कंटिन्यू कराता हूँ। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कहाँ तक जो है इसमें हम लोग को अभी पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तो हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ लेंगे। एक पार्ट में पढ़ना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा गला लग रहा है कि बैठ रहा है। चलिए अभी पढ़ेंगे, बट इसको क्या करेंगे हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये संभव नहीं है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक पार्ट में पढ़ने का मतलब हो जाएगा कि हमारा जो है फिर से 2-3 दिन तक लगातार क्लास नहीं आएगा। तो उससे महिमा है कि हम लोग 2 क्लास में क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। देख सकते हैं आपके सामने जो है पीसी भी अब जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये संकेत आ चुका है कि अब आप क्लास बंद कर दीजिए, अब हम लोग आगे के क्लास में देख लेंगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो यहाँ पर संकेत भी हमारा पीसी कर रहा है। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कि कोई जो है यहाँ पर